अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 14 बच्चे जहाँ बाक हुए हैं, टीचर भी जख्मी हैं। ये वो चीज़ है जो अक्सर हम देखते हैं कि कभी एक शहर से इस किस्म की खबर आती है। कुछ अर्सा पहले डेरा गाजी खान में भी एक स्कूल की छत गिरी। यकीनन इसमें आप हर चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि लोकल इंतज़ामिया या ट्यूशन सेंटर की इसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इदारे जिनका काम है कि वो मेक श्योर करें, जाके नज़र रखें कि इमारत कैसी है, अगर कहीं पे कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हमें कहीं ना कहीं गफलत नज़र आती है। पर हम उम्मीद करते हैं कि इस आने के बाद इस मसले के ऊपर गौर से एक तो देखा जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा और दोबारा कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। अब आ जाएं कुछ दीगर स्टोरीज की जानिब। सबसे बड़ी स्टोरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो आबी तनाज़ा है, भारत की जानिब से जो आबी जारियत की जा रही है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स के ऊपर पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान में सिंध-तास मुआहदे के ऊपर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार हुआ जिसमें पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया गया। इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि ये जो मुकदमा पाकिस्तान इस वक्त पेश कर रहा है ये पूरी दुनिया का मुकदमा है। जो कुछ भारत करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये न्यू नॉर्मल बन गया तो फिर दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने पानी से महफूज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे दीगर ममालिक से पानी बह के आता है। तो अगर ये रविश चल पड़ी तो इसके दुनिया के लिए बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे। ये मामला है क्या, भारत इसमें करने की क्या कोशिश कर रहा है, इसको हमने कैसे टैकल करना है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज सेमिनार में वहां पर मौजूद थे, बल्कि उन्होंने वहां पर बड़ी जबरदस्त टॉक भी दी। साबिक सफीर जौहर सलीम साहब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत की जानिब से ये जो सारा मामला है इसको वो एक दिफाई एंगल से देखता है, वो इसको एक तरह से वेपनाइज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इसका दिफाई एंगल क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपने वहां पे जो गुफ्तगू की ये आपका क्या है, ये भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है, या तो वो इंटरनेशनल कानून से नाबल्द है या फिर वो जान के पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहता है या कुछ और अचीव करना चाहता है? आपकी असेसमेंट क्या है इसमें? इसका जो हमने तमाम किया इस सेमिनार का मुज़ाकरे का, तो इसका मकसद जो है जाहिर हम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलके हमने ये किया। और इसमें देखिए बहुत ही आला पाए के मुकर्रीन जो है पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर दुनिया से जो है उन्होंने आके खिताब किया इससे। और फिर पाकिस्तान का जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, जाहिर है बाकी फेडरल मिनिस्टर्स भी थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, उसको बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में मैं समझता हूँ बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जिसको कहते हैं वो गया हिंदुस्तान को आज। लेकिन जो इसका मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि उनको जी हमारी तरफ से देखें, आप मैसेज तो एक स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें उसके जो बहुत सारे पहलू हैं, बेशक जो टेक्निकल सारे एलिमेंट्स हैं, जो उसके लीगल एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से ये रूटेड है ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ में, फिर ये कि अगर ये इसको कुछ किसी किस्म की वो जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस नुकसान इसको जो है वो पहुंचता है इसको ट्रीटी को, तो उसके मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, हिंदुस्तान के लिए क्या होंगे, और बल्कि मैं समझता हूँ कि इस खत्ते के लिए, और फिर उसका जिस तरह आपने भी कहा कि पूरी दुनिया के जो दरिया, तो बहुत से मुल्क दुनिया में डजन्स एंड डजन्स ऑफ, बल्कि तकरीबन दुनिया का हर दूसरा मुल्क दरिया किसी न किसी के साथ शेयर ही करता है। इस खत्ते की बात करें तो खुद हिंदुस्तान जो है बहुत से दरिया में ऐसे शेयर करते हैं जिसमें अब इसमें तो हम लोअर राइपेरियन है, दरिया हमारी वो पहले उनके पास से हमारी तरफ आता है, कई जगह पे वो लोअर राइपेरियन है, कोई दूसरे मुल्क अपर राइपेरियन है। तो बात यह है कि हिंदुस्तान चाहता क्या है। हमारे नजदीक जो हिंदुस्तान के मकसद, उनका जो मकसद है इस वक्त वो ये है, एक तो खैर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना तो खैर उनकी एक अजली कोशिश होती है। तो इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की, उनको पता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, वो सब कुछ लिंक्ड है पानी के बहाव के साथ। जाहिर है कि देखिए हमारा जो 80% इन्हिसार है पाकिस्तान का, ये इंडस बेसिन के ऊपर है। अब पानी तो जिंदगी है, पानी के बगैर तो आपकी ना इंडस्ट्री मूव कर सकती है, ना आपकी ज़राअत मूव कर सकती है, और ना इंसान जाहिर है उसके बगैर रह सकता है। और तो एक तो उनका मकसद ये है।
दूसरा उनका मकसद ये है कि बिल्कुल जो है ना, उनका ख्याल है कि अगर वो इस ट्रीटी को किसी तरह से इसके जो पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा सकें, तो फिर उनको एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जो उनके लिए फायदेमंद होगी। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो क्या कर रहे हैं? देखिए, इस ट्रीटी ने क्या किया था कि इसने ये किया था कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिले थे, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को मिले थे। अब बाद में ये हुआ कि चले वेस्टर्न रिवर्स में भी ये मान लिया गया कि वेस्टर्न रिवर्स में भी 20% उनको मिलेगा पानी। अब उनकी कोशिश ये है कि जी जो वेस्टर्न रिवर्स में जो पाकिस्तान का 80% हिस्सा है उसको भी वो लीगली गैर कानूनी तरीके से इस ट्रीटी को अपने तय उसको जो कह रहे हैं जी हम होल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं, तो उसका पानी भी वो डाइवर्ट कर दें ईस्टर्न रिवर्स की तरफ। तो अब जो है ना, ताकि वो पाकिस्तान का बिल्कुल एक जायज हिस्सा है इस पानी से। और मैं तो इसको इसके लिए कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की जी वाटर सॉवरेनिटी है, तो वो उसके खिलाफ एक जारियत इस वक्त करना चाहते हैं। और फिर साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि क्योंकि अब वो एक बड़ा जो है ना, एक शायद अपने आप को कोई पावर समझने लगे, हालांकि जो पिछले साल उनके साथ हुआ है उसके बाद उनको समझना तो नहीं चाहिए। वो ये समझते हैं कि अब बिल्कुल। वो हेजेमोन है इस खित्ते के, तो अब जो भी वो जो है ना उनके दिल में आएगा करेंगे। तो वो एक नया प्रेसिडेंट सेटअप करना चाहते हैं जो बाकियों के साथ भी शायद वो बाकी अपने हमसाया मुल्कों के साथ भी इसी तरह करेंगे, जी बेशक वो पानी का मामला हो, बेशक कोई और ठीक मामला है। हो। अच्छा, तो मैं देखिए जरा अब सर, मैं इसमें जरा जनरल साहब को भी यहाँ पे शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि गुज़िश्ता बरस जो भारत के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा जनरल साहब, इसमें कहा ये जा रहा है कि शायद भारत ने ये रियलाइज कर लिया है कि मिलिटरीली तो हम पाकिस्तान को उस तरह डोमिनेट नहीं कर सकते, वो अपनी प्रॉक्सिस के जरिए बलोचिस्तान से लेके केपी तक जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो अगर वो हमारा पानी रोकता है ये तो डायरेक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमला है। और अगर खुदा ना खास्ता जो वो अचीव करना चाह रहा है चीजें उस तरफ जाती हैं, तो आप नहीं समझते सर इसके तो फिर बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? ये मामला पाकिस्तान ऐसे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बिल्कुल अतर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जॉर्ज साहब को भी मेरा बहुत सलाम और मुबारकबाद भी जॉर्ज सलीम साहब को कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनलाइज कराने में इस सेमिनार का बड़ा रोल होगा, और इनके इदारे ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया। इट वेंट वेरी वेल जी, मैं भी वहां पर मौजूद था। आपने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अतर साहब इसके प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और दिस इज नॉट द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये कोई लगी लिपटी या कोई एनालिसिस करने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान ने एज अ पॉलिसी इसको डिक्लेयर कर दिया है कि एनी डाइवर्जन, एनी स्टॉपेज ऑफ वाटर, एनी एफर्ट टू ड्राई पाकिस्तान विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो यहां बात ही खत्म हो जाती है जी। जब एक्ट ऑफ वॉर हो गया तो पाकिस्तान इज सपोज टू प्रोटेक्ट थ्रू वॉर। अब पाकिस्तान बिफोर इट्स गोज टू द काइनेटिक लेवल्स या काइनेटिक एप्लीकेशन की तरफ जाए, पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनलाइज करके रीजनल प्रेशर्स के जरिए पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को जिस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भारत से, कन्वेंशनल डोमेन में, आपको पता है स्ट्रेटेजिक डोमेन में इंशाल्लाह जिसमें भी वो पाकिस्तान को टेस्ट करेगा वो उसमें कामयाब होगा। अब उसने ये नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर के अंदर पहले तो तालिबान को यूज कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सॉइल को, और सीरियस थ्रेट्स जनरेट कर रहे हैं वहां से टेररिज्म की शक्ल में, सीरियस थ्रेट्स। और साथ साथ अभी पानी को वेपनाइज करके आप इकोनॉमिकली एंडेंजर करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिकली वीक करना चाह रहे हैं, सोशो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हैं। दिस इज अ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। 250 मिलियन लोग, 25 करोड़ अवाम के खिलाफ ये जंग है। ये पाकिस्तान की उतनी इंपॉर्टेंट जंग है जितनी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जंग इंपॉर्टेंट है, जितनी पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जंग इंपॉर्टेंट है, जितनी कश्मीर की जंग इंपॉर्टेंट है, जितनी पाकिस्तान के न्यूक्लियर की जंग इंपॉर्टेंट है। जब ये इतना बड़ा वाइटल इंटरेस्ट बन गया तो पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एट इट्स डिस्पोजल। अब ये चीज दो न्यूक्लियर कंट्रीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके फिर साइड इफेक्ट्स हैं, सीरियस स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स हैं। ये रीजन भी नहीं चाहेगा कि उस तरफ जाए, लेकिन पाकिस्तान को एक बंद गली में इस पानी के मामले में धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान ज्यादातर देर इस बंद गली में बंद रहेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो मेयर्स पाकिस्तान को लेनी पड़ेंगी अगर इसी तरह ये पुश करते रहे हिंदुत्व के चैंपियंस, तो फिर पाकिस्तान को सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी, और काइनेटिक की डोमेन में भी वो हो सकती है। उसके फिर वॉर शुरू तो कोई करता है, वॉर तो इंडिया शुरू कर चुका है, अगर वो पानियों को रोकेगा तो इसको एंड कोई और करता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज वेरी प्रोफाउंड।
ठीक है। अच्छा जोर सलीम साहब, सर आलमी सतह के ऊपर ऑब्वियसली जो ये मुआहदा है वो दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है, पाकिस्तान कहीं पे भी इसको लेके जाएगा तो कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा। अभी कौन कौन सी फोरम्स हैं जहां पे इसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत है, इसलिए कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो इस मौके के ऊपर एक तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान सफारती जो प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में सबको नजर आ रहा है। तो क्या इस मौके का ये जो ट्रेजेडी हुई है जंग की ईरान और अमेरिका की, इसका जो पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया है उसका फायदा उठाते हुए हमें इस मसले को भी इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है और इस मसले को हर जगह पे हाईलाइट करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें जाहिर है कि जो लीगल रिकॉर्ड्स है वो पाकिस्तान कर रहा है, उसको जो मुख्तलिफ इदारे हैं दुनिया के, इस ट्रीटी के अपने भी मैकेनिज्म्स हैं, वो सबको पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहा है। उसके साथ ही साथ डिप्लोमेटिक जो ऑफेंसिव जिसको कहते हैं, जो सफारती तौर पे पूरी दुनिया को बता के हिंदुस्तान पे प्रेशर जनरेट किया जाए। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो है उसके लिए इस वक्त मौका भी बहुत अच्छा है। वी आर इन अ गुड प्लेस, इसको कहते हैं ना। पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया बात सुनने को तैयार है। पाकिस्तान को एक देखा जा रहा है एक मुल्क जो कि एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है, एक स्टेबलाइजर है, एक ऐसा मुल्क जो पीस मेकर है। और जो है ना, और इस वक्त देखें, अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे भी पाकिस्तान की इस वक्त जिस तरह की रिस्पेक्ट है, चीन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे ही मिसाली हैं। यूरोपियन मुल्कों की बात करें, जिसकी भी बात करें, बड़े बड़े दुनिया के जब सब नुमाया मुल्क हैं, इस वक्त वो सारे पाकिस्तान को देखते हैं एक ऐसे मुल्क के तौर पे जो एक जिम्मेदार, जिसकी फॉरेन पॉलिसी है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, जिसकी जो अमन के का ख़्वाह है, जो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए काम कर रहा है। तो इस सारे तनाजुर में दूसरी तरफ हिंदुस्तान का क्या 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 सिचुएशन है हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान का तो इस वक्त कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। जिस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान को वो भेजना चाहते थे, उसमें तो उसका खुद शिकार हो गए। जिस स्ट्रेटेजिक इररिलेवेंस, स्ट्रेटेजिक इनसिग्निफिकेंस का शिकार वो पाकिस्तान को करना चाहते थे, खुद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा वक्त है, और इसीलिए हमने इसकी टाइमिंग जो सी है वो ऐसी है कि क्योंकि देखें, पिछले 3-4 माह में पाकिस्तान ने जो एक गुडविल जनरेट की है पूरी दुनिया में, उसे पहले भी की थी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, पर अब तो एज अ पीस मेकर की है, एक मेजर प्लेयर ऑफ वर्ल्ड डिप्लोमेसी की है। तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन इंडिया। लेकिन उसके लिए हमें जाहिर है, इसलिए जो आज का जिस हमने ये मुज़ाकरा किया, तो उसमें बहुत से मुख्तलिफ पहलू, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक एविडेंस बेस्ड जो है ना सोच आगे लेके चलें। ये नहीं कि दुनिया इसको इसलिए सुने कि हम कह रहे हैं, उसको साथ ही साथ उसके जो लीगल आर्गुमेंट्स हैं, उसका जो है ना उसका मॉरल आर्गुमेंट्स का फ्रेमवर्क, उसका जो है ना उसका टेक्निकल आर्गुमेंट्स का फ्रेमवर्क, वो सब भी एक जामे हो। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है, अगर हम ये करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अच्छे असरात जो है ना वो बरामद हो सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा जनरल साहब, आप भी वहां पे मौजूद थे और वहां पे दीगर ममालिक से डेलीगेट्स भी आए हुए थे, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो काफी हद तक मजबूत है, और जिन लोगों ने वहां पे जो गैर मुल्की आए हुए थे उनकी गुफ्तगू से आपने क्या अखज़ किया कि उनको भी इस चीज का इदराक है कि जो भारत कर रहा है ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है और नॉर्मल सिविलाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है? जी बिल्कुल, सबको अदराक है। भारत इज नो मोर अ नॉर्मल स्टेट, वो एक एबनॉर्मल स्टेट बन चुका है। हम ये दोनों इजराइल और भारत की ये जो एप्लीकेशंस हो रही हैं, जिसमें हर चीज को, वहां पे देखे ना, फूड को वेपनाइज किया उन्होंने। फूड कैंप, फूड सेंटर एस्टेब्लिश करते थे, वहां पे जब लोग आते थे फूड कलेक्ट करने तो उन पे बम बरसाए गए। यहाँ पे ये पानी को वेपनाइज कर रहे हैं। जो चाइनीज यहाँ पर नुमाइंदे थे, अमेरिकन नुमाइंदे थे, उसके अलावा रशियन नुमाइंदे थे, सब ने भारत के इस एक्ट को नाइंसाफी करार दिया है। और इसको बल्कि गुंडागर्दी कह लें, बदमाशी कह लें, तो उससे ये कम नहीं है। इट हैज नथिंग नॉर्मल इन इट।
जॉर्ज सलीम साहब डिप्लोमेटिकली जरा इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे कि इसकी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है इस भारत की वो बड़ी अजीब सी हो चुकी है, ह्यूब्रस है, इसकी पॉलिटिकल अप्रोच बड़ी अजीब सी हो चुकी है, वो हिंदुत्व की अप्रोच है। पर जो एनीवेज उस पे बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हर एक की यही ओपिनियन था कि भारत ये नाइंसाफी कर रहा है। अब जो चाइना के नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया, और इन तमाम नुमाइंदों की तरफ ये से एक चीज बड़ी कॉमन आई कि भारत पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि वो एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जाए। ये कन्फ्रंटेशन आपकी तरफ ला रही है। पाकिस्तान की भी जो लीडरशिप वहां पे गई है, अनफॉर्चुनेटली देयर वर फ्यू थिंग्स जिन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान इज बीइंग पुश टू टेक हार्ड डिसीजंस। तो ये बिल्कुल लार्जर अंडरस्टैंडिंग पड़ी है। अब दुनिया के ऐसे भी दरिया है जो 4-4, 5-5 मुल्कों से गुजरते हैं, तो क्या जो भी ताकतवर मुल्क उनमें से होगा वो अगले का पानी रोक लेगा? आप मिड स्ट्रीम भी हैं, आप भारत अपर रिपेरियन हमारे लिए, लेकिन भारत के भी अपर रिपेरियंस बैठे हैं, और उन मुल्कों में ये सोच पाई जाती है कि ये भारत इज नॉट इज ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्ट टू दिस रीजन में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पूरे रीजन की तरक्की रुक जाती है। वो ममालिक, अब चाइना जैसा मुल्क जो BRI के प्रोजेक्ट्स, जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर की कॉन्टेक्स्ट में है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ वर्ल्ड जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत के इस एक्ट से वो खुश होंगे कि उनका जो मूवमेंट है टुवर्ड्स मेकिंग दिस वर्ल्ड, या उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स है मेकिंग दिस वर्ल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो तो भारत की इन शरारतों को समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत का जो इंटरनेशनल अप्रोच है दैट हैज बिकम डोमेस्टिक ओरिएंटेड। वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पावर में रहने के लिए पूरे वर्ल्ड को उन्होंने डिसरप्टिव वर्ल्ड कर दिया। पाकिस्तान विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और चॉइसेस वुड बी टफ। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जौहर सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट मामला है, ये किसी एक हुकूमत का, किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है। इसको बड़ा हमने हाईलाइट करना है पूरी दुनिया में। अब ये जो हुकूमत ने स्टेप उठाया, यकीनन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें हुकूमती वुज़रा भी गए हुए थे, दीगर लोग भी गए थे, इस मसले को हाईलाइट किया। और जिस मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस वक्त जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन है, हमने उसको इस्तेमाल करना है और इस मसले को सेटल करना है, क्योंकि ये जो भारत कर रहा है ये कोई एक सीजन के लिए या एक किसी फसल के लिए या किसी एक इलाके के लिए नहीं है पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह करने की साजिश है और इसको कतन किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज भी मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी। पहले इस तरह की खबरें आती रही कि एक बहन को शायद हुकूमत ने इजाजत दे दी है लेकिन फिर मुलाकात नहीं हो सकी। तो क्या है मामलात सर ये मुलाकात के, और कोई चांस है कि मुलाकात हो जाएगी किसी की खान साहब से? देखिए, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मुलाकात तो नहीं हुई बहनों में से किसी की भी, और बहनों का जो फैसला था कि उन्होंने इकट्ठे मिलना है वो उनका अपना फैसला है। वो बहरहाल मजाज हैं अपने फैसले करने में। लेकिन बुशरा बीबी की जो साहबजादी हैं और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद, खबर ये है कि उनकी मुलाकात हुई है। ये बात अच्छी है। हम समझते हैं कि ये मुलाकात बहुत पहले होनी चाहिए थी और तवातुर से होनी चाहिए थी। आप जानते हैं बुशरा बीबी का एक बड़ा ऑपरेशन 16 और 17 अप्रैल की रात हुआ था। उसके बाद सिर्फ एक मुलाकात उनकी साहबजादी की उनसे हुई थी, जिसमें उनकी जो सेहत की सूरत हाल थी वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं थी। अब जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, देखिए हम अदालत के सामने आज भी थे। कैद तन्हाई के हवाले से लंबी बहस आज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन मामला अगस्त के पहले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। तो ये है सूरत हाल हमारे सामने। हम हर सतह पे आवाज बुलंद करते रहेंगे, बैनुल अक़वामी सतह पे भी, मुल्क के अंदर भी। ये जुल्म है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, उनके खानदान के साथ हो रहा है, उनके मुकदमात चल रहे हैं, उनके वकला को मिलने की इजाजत नहीं है। ये सब कुछ ऐसा है जो मैं समझता हूँ किसी जालिम से जालिम सेटअप में भी नहीं हुआ, पिछले कई 100 साल से नहीं हुआ। तो हम आपके सामने हैं, हम खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम के सामने ये पूरी सूरत हाल हम रख। अच्छा राजा साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, तो क्या उस मुलाकात में कुछ पता चला कि खान साहब की सेहत या उनकी आंख पहले से बेहतर है? क्योंकि आपकी जमात
आप खुद बार बार इस हवाले से तशवीश का इजहार करते रहे उनकी सेहत के हवाले से, तो कोई इंफॉर्मेशन बाहर आई खान साहब की सेहत के हवाले से? जी अभी तक हम अडयाला के बाहर ही थे, अभी भी वहां पे धरना जारी है। मेरी बात नहीं उनसे अभी की, कुछ अरसे बाद अगर बात होगी कि मालूमात होंगी तो देखेंगे। इस वक्त तक कोई मालूमात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद एक बहन को इजाजत मिल गई थी, लेकिन क्या ये हतमी फैसला था? देखें ना, अदालत ने तो आपको भी इजाजत दी हुई है, वकला को इजाजत है, वो भी जाके मिल सकते हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो एक तरह से पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है, या फिर जो है मामला वैसे ही है जैसे हुकूमत कह रही है? नहीं, देखिए, हुकूमत का ये कहना कि एक बहन को मिलने देंगे बाकी को नहीं मिलने देंगे, बिल्कुल नाजायज ये उनका तर्ज अमल है। सबका हक है, उतना ही हक है अपने भाई से मिलने का। तो वो कैसे ये फैसला करते हैं कि किसको मिलने देना है और किसको नहीं मिलने देना, तो ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल। और ये भी कोई हतमी बात नहीं है कि उन्होंने एक बहन के हवाले से कोई पेशकश की हो। एक गौर साहब ने शायद बात रखी थी नरीमा बीबी के सामने कि अगर नौरीन बीबी दरखास्त दें तो शायद उस दरखास्त को मंजूर कर लिया जाए। लेकिन ये तमाम अमल जो है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई यकीन दहानी कराई गई हो। ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो सारा मामला है, ऑब्वियसली खान साहब के मुकदमात भी चल रहे हैं, आज भी आपकी वकला की टीम भी अदालत में भी थी। अब ये अगर मुलाकात नहीं होती है, अदालत में भी इसी तरह मामला चलता रहता है, तो कोई तहरीके इंसाफ अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेगी? इसलिए कि जिस तरह आपने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल अक्टूबर तक हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती थी, खान साहब की हदायत आ जाती थी, अब वो हदायत नहीं आती फॉर सम रीजन मे भी, शायद हमें लग रहा है इस तरह, लेकिन लगता है ऐसे है कि पार्टी के अंदर भी केओस है और वो जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं स्टक है। आप इस चीज से एग्री करेंगे? नहीं, केओस बात आई थिंक बड़ा लफ्ज है, केओस नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है। जब खान साहब से मुलाकात मुमकिन थी तो तमाम चीजों का हतमी फैसला वो कर दिया करते थे। अब उनसे मुलाकात ना होने की वजह से जाहिर है कुछ चीजें जो हैं उनमें उस तरह हतमी फैसले होने में देर हो जाती है, या उतनी जल्दी फैसले नहीं होते जैसे माजी में हो जाया करते थे जब खान साहब की तरफ से हुक्म आ जाता था। लेकिन बहरहाल पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर मुकालमे हैं, और मैं समझता हूँ इसी से ये पार्टी एक इदारा बनेगी, इंस्टीट्यूशन बनेगी, और बन रही है। हम इंस्टीट्यूशन बनने के अमल से गुजर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, इस मौके पे कोई हुकूमत के साथ पीछे पसे पर्दा कोई बातचीत या कोई हुकूमत की तरफ से राब्ता, कोई मुज़ाकरात, कुछ भी सिलसिला चल रहा है? देखिए, कोई ऐसी बाज़ाब्ता बात नहीं है। पार्लियामान में एक मकालमा हुआ वज़ीर आज़म के साथ, शेख सईद साहब का, गौहर साहब का, और देखिए अभी बात किसी संप नहीं बढ़ी, लेकिन एक रस्मी सा मकालमा हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से आप लोगों ने एक लिस्ट भी जारी कर दी है, तो आज़ाद कश्मीर में अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। अगेन वो जो पहले आपकी जमात की तरफ से कहा जा रहा था कि शायद आप बल्ले का निशान मिल जाएगा, तो लगता है ऐसे है कि वो निशान तो नहीं मिलेगा। तो उस पर क्या कोई जमात फैसला कर रही है? इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे? कोई हतमी उस पर फैसला हुआ? आज़ाद कश्मीर के जो अवाम की जो राय है, जो उनके जज्बात हैं, उनके खिलाफ हरगिज नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये फैसला करेंगे कि हमें इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में भी जो हमारे दोस्त हैं, रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। और हम ये भी नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर में जो मुकदमा हम लड़ रहे हैं वहाँ के अवाम का, उस मुकदमे को हम नुकसान पहुँचाएं। तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी जो मांगे हैं हम समझते हैं वो मांग करने का हक रखते हैं। 12 नशस्तों का मामला हो या दीगर जो माशी उनके हुकूक हैं, उनके हवाले से जो वो बात कर रहे हैं, हम उनके बात करने के हक के साथ खड़े हैं। और बहुत से उनके मुतालबात जो हैं हम समझते हैं जायज़ हैं। 12 नशस्तों के मामले पर बिल्कुल ठंडे दिल से गौर होना चाहिए और खौज होना चाहिए। तो हम बिल्कुल उन मुतालबात और मुतालबा करने के हक के साथ खड़े हैं।
तो इस तनाजुर में हम देखेंगे कि हमने इलेक्शन को लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन इस पे अभी हमारी अंदरूनी जो गुफ्तगू है वो जारी है। अच्छा सर, जो अवामी राब्ता मुहिम हो जाए या अवामी कोई स्ट्रीट मूवमेंट वगैरह हो जाए, कहा जा रहा था कि जी रिहाई कोई फोर्स बनाएंगे, ये होगा वो होगा, कोई उस तरफ कोई आप लोग कुछ सोच रहे हैं? दोबारा कोई जलसों का आगाज करना या कोई तहरीक का आगाज करना, या उस चीज के ऊपर अभी मामलात नहीं पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जलसा करना, इज्तिमा करना ये एक आईनी हक है। आइन इसकी ना सिर्फ इजाजत देता है, इसको एक बुनियादी हक करार देता है, तो हम जरूर ये करेंगे। तो इस मुल्क को एक जेल खाना बना दिया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद हम अपने हक का इजहार जरूर करेंगे, हम अपनी बात जरूर करेंगे, हर जगह करेंगे, पार्लियामान के ऐवान में भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफी हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नियाजी साहब, पिछले दिनों इस तरह की खबरें आती रही कि जो मौजूदा सेटअप है उनके लिए मामलात कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसका खात्मा भी हो सकता है। आपको भी कोई इसी किस्म की सूरत हाल नजर आती है? देखिए, ये जो इस तरह का निजाम होते हैं ना, इसके अंदर कुछ तय नहीं किया जाता। ना आपके तल्लुकात में कुछ दरार की जरूरत होती है, ना आपके तल्लुकात के कोई बड़ी कोई अल्फी कोई जेल या कोई बहुत किस्म की जो है कोई ग्लू लगाने की जरूरत होती है। ये हालात के जो जबर होता है उसके अपने डिक्टेशन होती है। होता क्या है, अगर तो हालात जैसे कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे जो क़यादत है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासी क़यादत है, उनकी बहुत पिज़राई हो रही है, उसके ज़ाहिर कुछ ना कुछ असरात हर जगह पड़े मौजूद है। और आजकल वो उनकी जो नफ्सियात है, ज़हनी कैफियत है, मतलब समझ सकता है कि उसको खूब उनको इंजॉय करना चाहिए। वन इन लाइफ टाइम इस तरह की, बल्कि क्या मेरी तो पूरी जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा कि पाकिस्तान इस जो है तमतराक के साथ दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, पूरे जो है दुनिया के अंदर उसका एक मुकाम आया हुआ है। अब जब ये चीजें खराब कब होंगी? खराब तब होगी कि जब ये ट्रांसलेट होंगी और मुल्क के अंदर उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर इसके जंग जो है नहीं बंद होती, जो अपेरेंटली मुझे लगता है बंद हो जाएगी, या कम से कम जंग नहीं होगी। ये ऐसी कैफियत होगी कि जंग न जंग होगा ना अमन होगा। उसमें ईरान को अगर इतनी गुंजाइश मिल गई जो अभी तक मिली हुई है, जो अपनी तजारत जो है अंधाधुंध बढ़ा सकता है, तो पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, टॉप बेनिफिशियरी होगा, और उससे कुछ असर यहाँ भी पड़ेंगे। अच्छा, मैं जो बात अगर मैं समअप करूँ वो ये है कि अगर हालात यहाँ पे बेहतर हुए तो उसमें कुछ अर्सा और चल जाएगा। अगर कहीं हालात खराब हुए या कहीं पे पता चला जी कि मुल्क नहीं चल रहा, पता चलेगा कि हो ये तो बुजदार की वजह से नहीं चल रहा, ये तो इमरान खान साहब की टीम खराब है, ये तो नवाज शरीफ साहब की टीम खराब है, ये तो मियां शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है वो खराब है, फिर यहाँ से शुरू हो के फिर एक सिस्टम बनेगा। क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इनके तल्लुकात खराब होने चाहिए। बहुत ही अच्छे तल्लुकात है और शहबाज साहब को तो इस तरह के तल्लुकात रखने में उनको महारत हासिल है, वो एक्सपर्टी है, तो इसलिए मेरे नहीं ख्याल खराब दूर होंगे, क्योंकि हालात का हालात उस तरह खराब नजर नहीं आ रहे। ठीक है, पर सर आपको इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नजर आ रही है? इमरान खान साहब के लिए इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश सिर्फ एक ही उनकी आसूदगी है, और ये हकीकत है, ये मामूली आसूदगी नहीं है। बजाय इसको आप नहीं महसूस करते, इसको सिर्फ वही महसूस करते हैं जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के ऊपर और आम आवाम के टैक्सेस के ऊपर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, या जिनकी सारी तनख्वाहें, जिनकी सारे पर्क्स, जिनके सारा जो रहन सहन, पूरी जिंदगी जो है उसी के ऊपर इस्तेमाल हुई है। और वो लोग जो है वो इमरान खान के साथ, उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। अच्छा, इसका कभी ये ना कहीं को बाहर नहीं निकलते, वो एक और चीज है। मैं वो एक मौजूद अलग है कि बाहर निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते, उसमें किसी का क्या कसूर है? इमरान खान साहब की खुद कोई अच्छी पॉलिसियां नहीं है, या उनके पीछे जो लोग रह गए उनको हैंडल करना आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई आपस में राब्ता है नहीं रहे। लेकिन वो जो लोगों का, अगर आपको मुझे, मैं हमेशा से पूछता हूँ कि अगर आप मुझे ये बता देंगे ना कि जी एक बंदे को हम जानते हैं जो चंद महीने पहले इमरान खान साहब के साथ था, आज वो उसको मुखालिफ हो गया है,
फिर तो आपके पास आसूदगी है। एक बंदा भी कोई ऐसा ढूंढे पूरे पाकिस्तान में, 25 करोड़ का मुल्क है और एक बंदे के साथ करोड़ों बंदे उसके साथ है, और वो आप जो होते हैं नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा एक अजीबोगरीब प्रेशर होता है कि पब्लिक उनके खिलाफ हो और वो मुल्क चलाने के चक्कर में अंदाजुन चला रहे हो। तो वो एक दूसरे को एक छोटी सी तो कोठी के अंदर तिफत तसलियां देते रहते होंगे कि सब अच्छी रिपोर्ट है। ये वो प्रेशर है। अदरवाइज इमरान खान साहब को एक दूसरा हिस्सा है जिसमें उनको अपनी हिकमत अमली बनानी थी, तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की 30 साल सियासत जो है उससे ज्यादा हो गए हैं। वो जिंदगी में एक दफा भी एक भी ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सके जिसके ऊपर वो खुद वो उसके ऊपर नाज तो क्या करे, रिग्रेट ना किया हो कि हाँ ये मैंने एक फैसला गलत किया। तो जब आदमी के इतना बहुतात हो गलत फैसलों की और फिर आपके पास नाकाम एहतजाजों की पूरी आपकी एक तारीख भरी पई है, एक कोई एहतजाज बता दे 2014 से मौसती के शुरू हुए, कभी उससे पहले भी थोड़े बहुत करते थे, कोई एहतजाज बता दें जिसकी वजह से हुकूमत पे कहीं पे प्रेशर पड़ा हो या उस एहतजाज ने कहीं पे उसका एक जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं भुट्टो के वक्त में, भुट्टो साहब का सर ले गए थे, वो खैर और भी फैक्टर्स थे। तो एनीवे तो इमरान खान साहब की तो हिकमत अमली वाला ऐसा है, उधर से बिल्कुल फारिग है। आसूदगी क्या है कि अवाम नास जो है खल्क़ खुदा जो है वो उनके साथ है। अच्छा सर, पर जो वजीर आजम साहब की जानिब से पिछले दिनों फ्लोर ऑफ द हाउस बातचीत का कहा गया, दोबारा राब्तों का कहा गया, आपको लगता है कि पीटीआई उस तरह की कोई सियासत करेगी और इनके साथ कोई बातचीत होगी या अभी भी कोई बातचीत बैकग्राउंड में चल रही होगी हुकूमत से? मेरा ख्याल है कि पीटीआई के पास भी जहां सलाहियत की कमी है वहां पे ये जो होते हैं, ये जो असेंबली के ऐवानों में से जो आवाजें उठती हैं, वो मुझे लगता है कि इससे पता लगता है कि कितनी गैर संजीदगी है। क्योंकि ऐवानों के अंदर तो इमरान खान साहब भी कहते थे कि ऐवान जो है एक कर्नल चलाता था, अब शायद मेजर चलाता हो, मुझे तो नहीं पता। ये जो इमरान खान साहब इख्तियार में थे तो उन्होंने हमें बताया था कि पूरी असेंबली हमारी, मुझे कोई बिल पास कराना होता था तो ये कर्नल साहब जो है वो एक्टिव हो जाते थे और वो बिल पास कराते थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अवानों का जो है वज़ीर आज़म कुछ भी कहते रहे, हमारे दोस्त हैं, लेकिन बिल्कुल उनके इख्तियार में कुछ है ना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।